हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अभी इसमें टेस्ट 12 चल रहा है विज़न आईएएस का। बाकी आई होप कि मैं सारे टेस्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। यहाँ देखेंगे हम, ये वीडियो का 4 पार्ट होने वाला है। इससे पहले के जो पार्ट हैं वो आ चुके हैं, यानी कि पार्ट 1, 2 और 3 आ चुके हैं। आप विज़न आईएएस की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। जिन भी दोस्तों को ये पीडीएफ चाहिए होती है वो मेरा ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, @UPSC विद हरीश। कोई क्वेरी होती है तो आप इस @Harish_6969 पर मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। अभी बात शुरू करते हैं कि यार अभी टेस्ट लगाना है और बहुत सारे लोगों के नंबर नहीं आते हैं। तो देखिए, लास्ट में इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से पेपर्स को सॉल्व करना है, आपको किस तरह से कर लेना है मेज़र कि मुझे कितने क्वेश्चन यूपीएससी में अटैम्प्ट करने हैं। तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे जो है 75 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 76 से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। जितने भी लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर हम 76 देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे। उत्तर वैदिक अनुष्ठानों के अर्थ में संबंधित निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात हमें क्वेश्चन को सही से समझना है। ये कह रहा है कि यार वैदिक काल होता था, वैदिक के बाद में उत्तर वैदिक काल आया। जब उत्तर वैदिक काल में राजा आए तो राजा जब बन रहा था तो उस समय वो क्या करता था, जैसे होता ना कि प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं तो भाई कोई प्रधानमंत्री मान लेते बनता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें कराता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी कि एक तरह से सेरेमनी पूरी बनाई जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह वो सब दिए जाते हैं। तो उसी तरह से भी राजा भी अपने आप को बलिष्ठ दिखाने के लिए अनुष्ठान करते थे उस समय के जो अनुष्ठान थे। तो देखेंगे, एक राजसूय होता था, एक अश्वमेघ होता था, एक वाजपेयी होता था। देखिए, अश्वमेघ की बात करते हैं तो अश्वमेघ आपने रामायण में सुना ही होगा, भाई ये घोड़ा होता था उसको छोड़ दिया जाता था। तो यहाँ पे अश्व यज्ञ, ये तो आप समझ गए, अश्व की बात कर रहा है तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। राजसूय की बात करते हैं, राजसूय यज्ञ होता था। और वाजपेयी क्या होता था, देखिए वाजपेयी रथ दौड़ होती थी, यानी कि रथों की दौड़ करवाई जाती थी। तो ये यहाँ पे इसका ये होने वाला है। और राजसूय की बात करते हैं तो राजतिलक समारोह हुआ करता था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही मैच नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। भारत में सांस्कृतिक इतिहास में उर्स का उत्सव निम्नलिखित में से योगदान पर स्मरण मन किसके स्मरण में बनाया जाता है। भाई सीधी बात है, उर्स क्या है, उर्स सूफी परंपरा से संबंधित है। उर्स का मतलब क्या है कि मिलन, अपने जो वो उनके दरगाह हैं उन पे आप देखेंगे, जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो जिस समय वो मतलब कि एक्सपायर हुए थे या उस समय की बात में उनकी आत्मा विलीन हो गई ईश्वर से जाके, तो उसी की खुशी में उर्स मनाया जाता है। तो ये सूफी परंपराओं से संबंधित है। एनसीईआरटी में आपको ये इजीली मिल जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संगीत और नृत्य पर इंडो इस्लामिक संस्कृति के प्रभाव में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में भी बन सकते हैं और मे बी देखिए, भारतीय संगीत और नृत्य पर, अब संगीत और नृत्य की बात कर रहा है, संगीत और नृत्य, पहले बात करते हैं भारतीय संगीत कब उत्पन्न हुआ। भारतीय संगीत की बात करते हैं तो भारतीय संगीत से क्या हुआ है, फारसी और अरबी, यानी मैं देखो शॉर्ट में लिखता हूँ, फारसी और अरबी का मिश्रण होने के बाद में बनती है हिंदुस्तानी। ठीक है, तो हिंदुस्तानी जो संगीत है वो यहाँ से विकसित होता है कि भारतीय संगीत और फारसी और अरबी के मिश्रण से बनता है हिंदुस्तानी संगीत। अब बात करते हैं, देखिए यार, तानसेन जो अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे, को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने का श्रेय दिया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल आदि, ये सब लोग जो वहाँ पे थे, ठीक है, अकबर के उसमें दरबार में नवरत्न थे, तो उन्हें शास्त्रीय, उनमें से इंपॉर्टेंट थे तानसेन, तो जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बिल्कुल सही है। दूसरा हम बात करते हैं कथक नृत्य की बात करते हैं। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में होता है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई, फारसी और मुगल संस्कृति से प्रभावित है। यार देखो, अब क्या उत्तर प्रदेश में शासन नहीं रहा, आगरा में रहा, आप कॉमन सेंस से लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट होगा, क्योंकि फारसी और मुगल संस्कृति का जड़ से जरूर प्रभावित हुआ होगा। अब ये कैसे प्रभावित हुआ था कि ब्रजभूमि में रासलीला की जाती थी, तो रासलीला की वगैरह की जाती थी, तो उससे संबंधित ये नृत्य था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सितार जो एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है कि मूल उत्पत्ति फारसी संगीत परंपरा से। अब जिनको नहीं पता होगा वो समझेंगे। देखो, सितार जो है इसकी उत्पत्ति का श्रेय कैसे दिया जाता है, तो श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो साहब को। ठीक है,
अमीर खुसरो जी को इसका श्रेय दिया जाता है। इन्होंने क्या दक्षिण भारत में क्या बजाता था, वीणा। तो वीणा आप देखेंगे। अब वीणा मुझे बताइएगा कि कौन सा एक शासक था जिसने अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। तो उन्होंने वीणा को फारसी के तानपुरा जो था, फारसी में था तानपुरा, ठीक है, तो तानपुरा के साथ मिक्स किया, इन दोनों को मिश्रण बनाया और बना दिया सितार। ऐसे ही हम बात करेंगे जैसे कि अब आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि भाई सितार की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, ठीक है। तो बाकी देखेंगे अभी जो सारंगी और तबला है उसमें दक्षिण भारत के ढोल से विकास हुआ है, जो सारंगी का है, और जो तबला आप देखेंगे तबले का विकास भी वहाँ से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, धू अस्पहा, ठीक है, धू अस्पा और सिंह अस्पा। ओ सॉरी, लास्ट वाले का मैं आंसर बताना भूल गया, तो उसमें लास्ट वाले की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 79, धू अस्पा और सी अस्पा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए धू अस्पा और सी अस्पा होता क्या था। धू अस्पा मतलब कि जो लोग 2 घोड़े रखते थे, ठीक है, यानी कि 2 घोड़े वाला सैनिक दल होता था। एक होता था सी अस्पा। सी अस्पा मतलब कि 3 घोड़े रखने वाला। यहाँ धू का मतलब 2, सी मतलब 3, तो 2 घोड़े रखने वाला, 3 घोड़े रखने वाला, इस तरह का सैनिक दल होते थे। अभी इनमें क्या, ये अपनी एक सीमा से भी ज़्यादा वृद्धि कर सकते थे, घोड़ों में वो रखे जा सकते थे। कुलीन कौन थे, जो मनसबदार होते थे। कौन रखते थे, ये मनसबदार होते थे, वो रखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे कुलीनों में जात रैंक में वृद्धि हुए बिना, यानी कि उनकी जो पद था उसमें जात रैंक में वृद्धि हुए बिना वो अधिक सैनिकों को रखने की अनुमति होती थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसे जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हुआ सी। किताब आ नवरस। तो किताब आ नवरस नामक प्रसिद्ध लेखक कौन थे। देखिए किताब आ नवरस के प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहे थे, 1556 से लेकर 1627 तक ये रहे थे। और ये कहाँ थे भाई, बीजापुर के शासक थे। कहाँ के, बीजापुर के ये शासक थे। अभी हमें बात करते हैं, इनको और भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, अबला बाबा। अबला बाबा भी कहा जाता था इनको, प्लस इन्हें जगत गुरु भी कहा गया, ठीक है। तो जगत गुरु भी कहा गया, गरीबों का दोस्त कहा जाता था इनको। तो किसे क्या, गरीबों का दोस्त कहा जाता था। इन्होंने नवरसपुर में नई राजधानी का निर्माण करवाया था। इन्होंने कुछ इमारतें बनवाई, जैसे इब्राहिम रजा मकबरा आदि बनवाया था। और ये किताब थी, ये जो है कला एवं संगीत पर थी। तो कला एवं संगीत पर संबंधित थी। तो ये ना जो अच्छे एक इस तरह का ये ना एक अच्छा मुस्लिम शासक था। कैसे कि ये हिंदू और मुस्लिम की जो संस्कृति है ना उसका मिश्रण करता था, इस समन्वयवाद पर ज़्यादा जोर देता था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए मैं आपको ना वीडियो में क्या है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसे रिपीट करता हूँ ना बार बार, तो उससे ना रिकॉल हो जाती है, याद हो जाती है। बाद में आप इस वीडियो को सुनेंगे ना तो उससे आपको रिवीजन आसान हो जाएगा। 81 में, भारत में शत्रु संपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, शत्रु संपत्ति के बारे में पूछ रहा है। तो यह उन पूर्व भारतीय नागरिकों की संपत्तियों को संदर्भित करता है जो अब पाकिस्तानी या चीनी या बांग्लादेशी नागरिकता रखते हैं। देखिए भाई हम लोग पाकिस्तानी और चीनी को जो नागरिकता रखने वाले लोगों उन्हें शत्रु मानते हैं, लेकिन बांग्लादेशी को नहीं मानते, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्तियों का प्रबंधन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बी सही आंसर होगा। देखिए कौन सा एक्ट है, शत्रु संपत्ति अभिरक्षक जो है 1968 का अधिनियम है, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2017 में, ठीक है। तो अभी से कौन, ये शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक बनता है CEPI के अंडर, और ये किसके अंडर काम करती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में महापाषाण संस्कृति। अब देखिए महापाषाण, अब ये भी NCERT से आपका क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ी है। महापाषाण संस्कृति क्या होती है, यानी कि यार बड़े बड़े पत्थरों वाली संस्कृति की बात कर रहा है। तो भारत में महापाषाण संरचनाएं मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे मिले हैं, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी पाई गई है। अब ये फैक्चुअल है, डोलमेन और मेहनीर भारत में पाई जाने वाली महापाषाण संरचनाओं के उदाहरण है, ठीक है। समझते हैं, भारत में महापाषाण स्थल विशेष रूप से कब्र स्थल होते हैं। यहाँ कोई स्मारक या अनुष्ठानिक प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक लग रहा है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, भाई ये गलत होगा। हम देखो ये एलिमिनेट करते हमारा आंसर आ जाता है ए। भारत में महापाषाण स्थलों में मृद भांड, लोहे के औजार, आभूषण ये आदि कलाकृतियाँ पाई गई हैं, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो 2 भी यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे हमको शब्द समझ लेते हैं कि क्या है। देखो डोलमेन क्या है एक्चुअली, और मेनहीर क्या है। तो डोलमेन क्या है, देखिए यार 2 बड़े बड़े पत्थर ऐसे खड़े करे, और ये पत्थर खड़े करे, इसके ऊपर एक पत्थर ऐसे रख दिया। आप ना महापाषाण करके आप देखेंगे ना साउथ की जो कब्रें हैं वो देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसी संरचना, ये ज़मीन है, यहाँ पे आपको इस तरह से एक टेबल नुमा
आकृति बनी दिख जाएगी। इसे कहा जाता था डोलमेन। अभी हम मेनहीर की बात कर ले तो मेनहीर क्या होता था, मेनहीर ही एक स्मारक टाइप होता था। स्मारक कैसे कि ऐसे कब्र है तो उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर ऐसे खड़ा कर दिया, इसको मेनहीर कह दिया गया। ठीक है, अभी और बाकी देखेंगे जैसे कि कब्रस्थल में और एक बनता है कैरंस। ठीक है, तो कैरंस भी यहाँ से संबंधित है। कब्र के ऊपर एक टीला, यानी कि देखिए ये यहाँ पे इंसान को दफना दिया, उसके ऊपर एक टीला बना दिया, वो है टीला जो यहाँ पर है कैरंस बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर हुआ ये। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ और तथ्य भी मिले, जैसे खगोलीय तिथि का निर्धारण के साक्ष्य मिले हैं, तो खगोलीय तिथि का निर्धारण के यहाँ पे भी साक्ष्य मिले हैं। इसे क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था कैलेंड्रिकल कहा जाता था। ठीक है, तो कैलेंड्रिकल यानी कि तिथि निर्धारण कैलेंड्रिकल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। नाट्यशास्त्र के अनुसार नृत्य के दो मूल तत्व कौन से? देखिए नाट्य शास्त्र के अनुसार, भाई नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भाई भरत मुनि ने लिखा था ना, तो भरत मुनि ने इसे माना था। इसे कौन सा 5th वेद माना जाता है, 5वां वेद माना जाता है इसे। अब बात करते हैं नाट्य शास्त्र के अनुसार। देखिए नृत्य और नृत्य और नाट्य, लास्य और तांडव, नृत्य और नृत्य, अभिनव, रस। तो यहाँ पे देखेंगे लास्य और तांडव जो है नृत्य के दो मूल तत्व हैं। लास्य क्या होता है? देखिए तांडव को तो समझ लो आज का हिप हॉप। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, यानी कि गति होती है प्लस में लय बना के रखनी पड़ती है। जैसे कि तांडव शिव जी का तांडव देखा जाता है तो उसमें गति और लय, क्रोध, वो सब होता है। जैसे लास्य की बात करते हैं, लास्य होता है प्रेम वाला, यानी कि इसमें सुंदरता होती है, भाव होता है, एक रस होता है, तो ये होता है। ठीक है, तो भाव रस इसमें होता है, सुंदरता होती है लास्य में। अब हम बात करते हैं बाकी अनदर की बात करते हैं। आंसर तो इसका बी होता है। एक ही बात करते हैं, तो नृत्य के 3 रूप होते हैं। तो कैसा? नृत्य के 3 रूप होते हैं। एक नृत्य होता है, एक नाट्य होता है, एक खुद नृत्य होता है। ठीक है, तो ये नृत्य के 3 रूप होते हैं, याद रखिएगा। नृत्य और नृत्य ये भी वहीं से संबंधित है। अभिनय और रस, अभिनय रस से संबंधित नहीं है। अभिनय की बात करते हैं, अभिनय क्या है? अभिनय है अंगिका, यानी कि आपके अंग कैसे, जब डांस कर रहे हैं आप कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस में अगर मान लीजिए कोई गाना चल रहा है तो उसका वाचिक मतलब कि आप उसे लिपसिंग करना, वाचिक हो गया। आहार्य, ठीक है, आहार्य मतलब कि आपने क्या ड्रेस पहनी हुई है। अगर आप कथक कर रहे हैं, कथक के हिसाब से, डांस के हिसाब से आप कपड़े पहनेंगे, या फिर आप भरतनाट्यम कर रहे हो उसके हिसाब से पहनेंगे, हिप हॉप कर रहे हो तो भाई वही शॉर्ट्स का जो भी चलता है वो पहने हुए। और एक है सात्विक। ठीक है, तो सात्विक होना चाहिए, मन के विकार सही होने चाहिए, यानी कि मनोभाव जो है वो अच्छा होना चाहिए। मनोभाव की जो दशा है, मनोभाव की दशा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 पार्ट होते हैं अभिनय के। अंगिका होती है, वाचिका होती है, आहार्य होता है और सात्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी और संघ राज्य क्षेत्र पूछे हुए हैं। देखिए अब यार कुछ ना, एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती है उससे संबंधित है। नक्शीकंथा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। कसीदाकारी है जो राजस्थान का मेघवाल समुदाय है। कौन सा? मेघवाल समुदाय कसीदाकारी करता है, राजस्थान का, ये भी ठीक है। जरी जोड़ दीजिए क्या है? तो जरी जोड़ दीजिए को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यहाँ पे इसको भी जीआई टैग मिला है। नक्शीकांथा को भी जीआई टैग मिला है। अभी इसके बहुत सारे पार्ट है नक्शीकांथा के, बट इसके इतना इम्पोर्टेंट अंदर जाने की जरूरत है नहीं, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओलंपिक ऑर्डर पद का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई। अगर यहाँ पे ओलंपिक ऑर्डर क्या है, अब आप समझेंगे ना। देखिए हम लोग रोज देखते हैं ओलंपिक में इतने मेडल जीते, स्वर्ण, ठीक है, और क्या कहते हैं वो रजत और कांस्य, ये मेडल जीते गए, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, तो वही एक्चुअली में ओलंपिक ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यह एक असाधारण सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दूसरा देखेंगे, यह नियमों और दायित्वों का एक समुच्चय है जिसका पालन देशों को पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए करना होता है। यह खेल की भावना की एक घोषणा है जिसका प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को खेलों में प्रतिस्पर्धा करते समय पालन करना चाहिए। यह किसी विवाद की स्थिति में खेल पंचायत न्यायालय द्वारा पारित किया जाने वाला निर्णय आदेश है। तो ये तीनों यहाँ पे जो गलत होने वाले आंसर होगा ये, यानी कि जो आपको गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर के मेडल मिलते हैं उन्हीं को ओलंपिक ऑर्डर कहा जाता है। कब मिलते हैं भैया? ये असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। तो अभी सबसे पहले ओलंपिक ऑर्डर की स्थापना कब हुई थी? ओलंपिक ऑर्डर की स्थापना होती है 1975 में। अभी किसको दिया गया भैया? हमारे एक निशानेबाज हुए, निशानेबाज हैं जिनको दिया गया, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी को ये दिया गया है, अभिनव बिंद्रा को दिया, इसलिए न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे
बनेश्वर मेला के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य उत्सव है? तो बनेश्वर मेला जो है आपका भील जनजाति से संबंधित है। तो बाकी के देखिए कुछ ट्राइब्स के ना मेलों के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेश्वर मेला क्यों है कि देखो इनकी एक तो भाषा जो है भीली यानी कि इंडो आर्यन भाषा से संबंधित है, तो इंडो आर्यन भाषा से संबंधित भाषा बोली जाती है। काकड़ भैरव की पूजा की जाती है, काकड़ भैरव जो है मध्य प्रदेश में इनकी पूजा की जाती है, और बड़ा समुदाय है भील जो। इनका मांग क्या है? मांग कर रहे हैं भाई हमारे लिए अलग से भील प्रदेश बना के दे दो, तो हमारी मतलब जनसंख्या इतनी है तो हमें एक अलग से भील प्रदेश की आवश्यकता है। उस तरह की मांगे करते रहते हैं। भील जो पद है आपका वो द्रविड़ भाषा के बिल्लू से उत्पन्न हुआ है, बिल्लू से व्युत्पन्न हुआ है, जो बिल्लू का अर्थ होता है धनुष, ठीक है। तो धनुष वहाँ से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे 87। उपयुक्त व्यक्तियों में से कौन से कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति? अब देखिए कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति को का हिस्सा है। तो कर्नाटक संगीत की मूर्ति त्यागराज जी को कहा जाता है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर का कहा जाता है, और श्यामा शास्त्री जी को कहा जाता है। अन्नमाचार्य और पुरंदरदास नहीं है, तो 3 और 5 हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। तो आंसर आएगा आपका बी। अब यहाँ पे देखते हैं ये त्यागराज जी कब से कब तक रहे? 1767 से लेकर 1847 तक ये रहते हैं, और ये मुत्तुस्वामी 1778 से लेकर 1835 तक रहते हैं, और श्यामा प्रसाद जी 1762 से लेकर 1827 तक रहते हैं। अब श्यामा प्रसाद जी ने कुछ रचनाएं लिखी, स्वराजती, नवरत्न मालिका आदि रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से इंडो इस्लामिक स्थापत्य में विशेषताएं हैं। देखिए अब इंडो इस्लामिक स्थापत्य में क्या है? लिंटन और सहती। लिंटन सहती होता था यार आपने इस तरह का एक मकान बनाया, सपोज ये मकान बनाया, इसके ऊपर ना आप ऐसे ऐसे बहुत सारे ना लकड़ी के फट्टे रख देते थे, उसके ऊपर फिर इस तरह से पत्थर बिछा दिया और उसके ऊपर में छत बन गई आपकी, ठीक है। इस तरह का होता था। लेकिन नहीं लेकिन अब मुगलों के काम में आप देखोगे कि मुगलों के काम में पता है क्या मिलता है? यहीं पर क्या किया उन्होंने, इस तरह का ये मकान बनाया, उसके ऊपर में ऐसे थोड़ा सा बना के और उसके गुंबद बना दिया, साथ में मीनारें खड़ी कर दी, ये भी चीज़ें इन्होंने बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो लिंटन और सहतीर था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे और इन्होंने क्या किया भाई, खिड़कियाँ बना दी, यहाँ पे खिड़की बना दी, उसमें आप देखेंगे ना, आप कभी ताजमहल गए होंगे या देखेंगे तो इन्होंने जाली बनाई, और उस पर क्या कहते हैं, आप कहीं किसी मस्जिद पे देखेंगे तो अक्षरों में ऐसे लिपि लिखी रहती है, मतलब वो लिखते हैं। और मेहराबदार शैली, यहाँ पे अब जैसे गेट लगाता तो गेट में भी ऐसे बनेगा, ठीक है, जैसे अलाई दरवाजे में बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने बनाई थी। तो यहाँ पे लिंटन सहतीर जो है इस पे शैली को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। सुलेखन यानी कि कैलीग्राफी का यूज़ किया था, बिल्कुल सही है। आप एक एलिमिनेट करो, देखो 50-50 हो गया। बस यहाँ पे इन्होंने मेहराबदार शैली का भी किया था, तो बी आंसर होने वाला है। अब इसका उद्भव कब होता है? उद्भव होता है इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का जो है 7वीं शताब्दी के बाद में इसका उद्भव होना शुरू करता है। अब इन्होंने देखो 4 मीनार, मैंने बताया 4 मीनार प्रणाली भी इन्होंने की। देखो इनके यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो मानव प्लस पशु की आकृतियाँ कहीं नहीं मिलेंगी आपको, ना किसी मस्जिद में, ना किसी मकबरे में, और ना कहीं और, ठीक है। इन्होंने ये 4 बाग शैली भी बनाई। अब एक है 4 बाग शैली आप देखेंगे, और ये पित्रादुरा भी इन्होंने स्थापित की थी। तो पित्रादुरा क्या होती है, यानी कि पत्थर के ऊपर अंदर जो है अंदर अलग अलग तरह के फूल्स के डिज़ाइन वगैरह वो बना दी जाते हैं, तो उस तरह का पित्रादुरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड है जो सरकार द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देता है? अब इसमें देखो क्वेश्चन पूछा शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा के लिए पूछते हैं, देखिए शास्त्रीय भाषा को साहित्यिक परंपरा और मूलभूत होनी चाहिए, किसी अन्य भाषाई समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। शास्त्रीय भाषाओं में यह आवश्यक नहीं है कि उनके पास प्राचीन ग्रंथ और साहित्य हो जिन्हें उन मूल्यवान धरोहर माना जाता है। अभी देखिए भाई उनके पास अपने प्राचीन ग्रंथ होने चाहिए, आवश्यक नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। यहाँ ये जरूरी आवश्यक है, ये भी शर्त है। भाषा का प्राचीनतम काल से लेकर वर्तमान काल समय तक निरंतर उपयोग होते रहना चाहिए। भाई निरंतर की कोई बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है बीच में नहीं बोला जा रहा हो, तो ऐसे ये भी गलत हो जाता है। शास्त्रीय भाषाओं को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर मजबूत प्रभाव होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर होने वाला है केवल एक। अब मैं बता देता हूँ भाई हमारे यहाँ कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। अभी टोटल हो गई हैं 11। पहले कौन सी थी? देखो पहले थी तमिल। तमिल का तो सबसे पहले है, ऐसे दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का। फिर उसके बाद में आती है आपकी संस्कृत। याद रखिएगा इस बार यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। संस्कृत को 2005 में दिया गया। फिर आती है तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और आपकी ओडिया
2014। अब यहाँ देखिए पहले के हिसाब से तो ये हुआ। अब इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, भैया कौन किसको पहले दर्जा दिया गया था। अभी नई कौन कौन सी शामिल हुई है, तो यूनियन कैबिनेट ने इनको मंजूरी दी है आपको मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। याद रखिएगा राजस्थान की भी भाषा को डिमांड थी लेकिन नहीं, उसको नहीं बनाया गया है। तो मराठी, पाली, प्राकृत, आसमी एंड बंगाली, तो इनको याद रखिएगा। ये वाली भाषाएं जो है अभी नई ऐड की गई हैं। अब इनके लिए देखो कितना 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। क्या होगा, क्या फ़ायदा, वही हम शास्त्रीय भाषा बना लेंगे किसी को तो क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए इससे क्या होगा, हर साल 2 इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाएंगे स्कॉलर्स को, 2 स्कॉलर्स को अवार्ड देंगे हर साल। इसमें एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड होगा, एक सर्टिफिकेट अवार्ड जो होता है, एक होगा महर्षि बादरायण सम्मान अवार्ड। तो याद रखिएगा महर्षि बादरायण सम्मान अवार्ड शास्त्रीय भाषा से संबंध दिया जाता है। आपको सलाह देता हूँ आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 जरूरी ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी यूजीसी इसके लिए रिसर्च के लिए अलग से बना सकता है, रिसर्च करवाएगा, वो सब चीज़ें हैं। ये सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। एक बार गूगल करिएगा, शास्त्रीय भाषा लिखिएगा और पीछे यूपीएससी लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा इस बार पेपर में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में केंद्रीय बजट में 2024-25 में प्रस्तावित नई पेंशन योजना वात्सल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माता पिता अभिभावकों को 18 वर्ष तक की आयु में अवयस्कों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का खाता खोलने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। देखिए 18 वर्ष तक के बच्चों को अनुमति देता है। यह सेवानिवृत्ति के समय में संचित निधि से 60% तक की राशि आहरण करने का तरीका प्रदान करता है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। तीसरा देखेंगे, यह 21 वर्ष की आयु स्वतः एक सामान्यतः एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए भैया यहाँ 21 नहीं होगा, 18 वर्ष की आयु में ये एनपीएस अकाउंट में हो जाएगा, क्योंकि हमारे बालिग 18 साल पे मान लेते हैं। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन से तत्व गांधार कला में यूनानी रोमन प्रभाव से को प्रतिबिंबित करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 25 में आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था इसको यहाँ पे। अब उसके अगर आपने क्वेश्चन नंबर 25 देखा हुआ, यानी कि पहली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो है वो आप देखेंगे तो इजी से आप इसे कर सकते थे। देखिए गांधार कला में यूनानी रोमन प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। तो गांधार कला क्या है, यथार्थवादी यूनानी, जैसे आदमी सामने से आप देख रहे हैं, आज जो मूर्ति आप किसी की बनवा रहे हैं लाइक वही होता था, दाढ़ी बियर्ड वगैरह बना, वो आप यूनानी कला में देखेंगे। और भावभंगिमाएँ दिखती हैं यही, ठीक है। प्राकृतिक चित्रण है। इसे कैसे शैली बोला जाता था, हेलिनिस्टिक शैली बोला जाता था, ठीक है। हेलिनिस्टिक शैली इसको बोला जाता है। अब इसका यह मानव आकृति विशेष रूप से बुद्ध का यथार्थवादी और प्राकृतिक चित्रण है। बिल्कुल सही है। संगमरमर और ग्रेनाइट जैसी सामग्रियों का उपयोग किया गया, बिल्कुल गलत है भाई। यहाँ पर जो है ग्रे पत्थर मैंने बताया था, ग्रे यूज़ किया है। फिलाइट और धूसर नीले पत्थर भी यूज़ किए। कौन कौन से, फिलाइट और धूसर नीले पत्थर भी यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। बुद्ध का विभिन्न मुद्राओं में चित्रण, तो बुद्ध का जो है विभिन्न मुद्राओं में यहाँ पे चित्रण नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे गलत होगा, तो आंसर होगा केवल एक। अब इसमें देखेंगे मथुरा, मैंने आपको बताया था कि मथुरा में जो है रेड स्टोन यूज हुआ था, तो मथुरा में हुआ था रेड स्टोन को यूज़ किया गया था। सारनाथ में चुनार या क्रीम बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया। और ये वाला जो है संगमरमर ग्रेनाइट, ये अमरावती, ठीक है, अमरावती शैली का उदाहरण अमरावती में यूज़ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। अभी देखिए डाक विभाग क्या कर रहा है कि डीजी पिन बना रहा है। तो ये क्यों बनाया है वो भी मैं समझाऊंगा। इसे राज्य के नाम, अवस्थिति, सड़क नेटवर्क में बदलाव होने के बावजूद अपरिवर्तित रहने के लिए परिकल्पित किया गया है। डीजी पिन कूट 16 अक्षरीय अल्फान्यूमेरिक प्रतीकों के संयोजन पर आधारित है। यह प्रणाली केवल भारत की मुख्य भूमि पर स्थित स्थल भागों को दर्शाती, समुद्री क्षेत्रों को छोड़ देती है। देखिए कॉमन सेंस लगाइए भाई, हमारा कोई जहाज़ है वो पानी में खड़ा हुआ है मान लीजिए, तो किसी के घर वालों ने चिट्ठी भेजी या फिर सरकार ने कोई चिट्ठी भेजी, तो क्या वो समुद्र में पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा, बिल्कुल पहुँचाएगा। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, यानी कि समुद्री क्षेत्र को भी यहाँ पे एंटर करता है। ये क्या करता है, देश को 4x4 में विभाजित करता है। देखिए किस तरह से विभाजित करता है। अब ऐसा ही नक्शा जल्दी से मैं बना दिया, ठीक है, वैसे अच्छा आता है मुझे बनाना। तो ये देश को इस तरह से सपोज कर लीजिए भाई 4 भागों में विभाजित करता है। तो अभी क्या होगा, कई बार क्या होता है भाई, कोई राज्य अपना नाम बदल दे रहा है, कोई सड़क का नाम बदल दिया, कहीं क्या हो रहा है उस तरह से। अब ये क्या करेगा भाई, ये इसने फिक्स बना लिया, तुम कितने नाम बदलते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं, हम देश को डिवाइड करते रहे अपने हिसाब से। 16 अक्षर का एक डिजिट है, लाइक आधार कार्ड की बात कर रहा है, ठीक है। आप आधार कार्ड का नंबर सेम रहता है भाई, और आप चाहे नाम बदलवाओ, एड्रेस बदलवाओ, आधार कार्ड नंबर डालते ही वो सब आ जाएगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 और 2 बिल्कुल सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93।
भक्ति आंदोलन में सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भक्ति आंदोलन से संबद्ध नहीं है। अनेक भक्ति सुधारों ने एकेश्वरवाद और ईश्वर की एकता के सिद्धांतों का प्रचार किया, बिल्कुल सही है। वे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। वो निर्विवादित रूप से उपवास में विश्वास करते थे। देखिए यहाँ पे आ गया उपवास या कर्म कांड, भाई उपवास करना कर्म कांड है, तो ये कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे, ये तो गलत होगा। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की और जो लोगों को उनके जन्म के अनुसार विभाजित करती थी, देखिए जाति व्यवस्था की भी उन्होंने निंदा की थी, बिल्कुल सही है। तो सी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। सिख धर्म का दार्शनिक आधार एक ओमकार की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है, देखिए एक ओमकार क्या है, एक ओमकार का अर्थ है कि यानी कि ईश्वर और सृष्टि एक है, सब एक है, ईश्वर और सृष्टि की एकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे थे। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने होयसल के राज्य ने सुअर और वराह को अपना शाही प्रतीक का अंगीकार किया। अब देखिए आपको ये पता हो कि होयसल, ठीक है, समझते हैं होयसल के राज्य चिन्ह, लेकिन आपको पता है कि क्या सुअर या वराह जो बोला जाता है किसका राज्य चिन्ह था? ये राज्य चिन्ह था चालुक्यों का, ठीक है। तो ये चालुक्यों का राज्य चिन्ह था, तो यहाँ पे होयसल तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा आपका आंसर। विजयनगर साम्राज्य में ज्येष्ठाधिकार का नियम स्थापित नहीं किया गया था, तो बिल्कुल सही है, ज्येष्ठाधिकार का नियम स्थापित नहीं किया गया था। जब देवराय सेकंड थे, देवराय सेकंड की जब मृत्यु हुई थी तो साम्राज्य में असमंजस्य होता है और अनेक सामंत स्वतंत्र हो जाते हैं। अभी इसके बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, होयसल जो राजा है इन्होंने बल्लाल तीन की मृत्यु के बाद में यानी कि मदुरई के सुल्तान को मारा था, ठीक है। होयसल राजा के बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। अभी और देखते हैं यहाँ पे, देखिए चोल जो है उनका राज्य प्रतीक क्या था और चेर जो है उनका क्या था और पांडे का क्या है। याद रखिएगा, पांडे का है मछली, चेर का है धनुष और चोल का है शेर। अभी का याद रखिएगा, यही एनसीईआरटी में दिया गया है, मछली और शेर। देखो पांडे मतलब पांडे पास से देख सकते हो, पांडे मछली हो जाएगा, ठीक है। इन्हें अब क्या कहते हैं, इन्हें जैसे आज के ज़माने में कहें तो आग्नेय शास्त्र यानी कि आग्नेय अस्त्र जो है उनका ज्ञान था। और इन्होंने क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में जो तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञ थे उनको नियुक्त किया था सेना को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी कि आधुनिक विचारों को ये अपने समन्वित करना चाह रहे थे सेना में। पारंपरिक लोक नाट्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पारंपरिक लोक नाट्य कला, इसकी रचना 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत गुरु शंकर देव के द्वारा की गई थी। अब देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो अगर आपको बाकी का नहीं पता है, ये देखो ये फीचर्स दिए हुए हैं, इनकी विशेषताएं बताई हैं। इसमें प्रदर्शन संस्कृत में प्रारंभ होते हैं और फिर ब्रजवाली या असमिया में परिवर्तित हो जाते हैं। धार्मिक संदेशों का प्रचार करने के लिए असम सत्र मठ नाम घरों में इसका मंचन किया जाता है। अब आपको सबको पता होगा भैया ये किसका है, ये शंकर देव के द्वारा की गई थी, तो ये भावना की गई थी, ठीक है। स्वांग की बात करते हैं, स्वांग क्या है, उत्तर प्रदेश हरियाणा यहाँ पे प्रचलित है ये। माछ की बात करते हैं, माछ मध्य प्रदेश में होता है। दशावतार कहाँ है, कोकण और गोवा में फेमस है, तो कोकण प्लस गोवा में ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। भारत में के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में चेंडा, चेंगिला और शंकु पदों का अर्थ क्या है। देखिए चेंडा चेंगिला कैसे शब्द हैं, अब तो ये खुद आपको लग रहा होगा ये पारंपरिक शास्त्रीय संगीत में जो यूज होने वाले वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित हैं। याद रखिएगा पारंपरिक भारतीय संगीत में के वाद्य यंत्र हैं ये। ऐसे ही और भी कुछ हैं, इथालम है, इडक्का आदि ये और शंकु, ये सब इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। शिवाजी के संदर्भ में शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने अपने सैनिकों को राजस्व अनुदान देने के में वरीयता देते थे। तो शिवाजी जो है राजस्व में अनुदान देने में वरीयता देते थे, तो ये क्या साथ में सरंजाम भी देते थे, ठीक है, सरंजाम देते थे जिनको राजस्व अनुदान कहा जाता था। अनुदान देने में वरीयता नहीं देते थे, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। देखिए जमींदारी प्रथा यहाँ पर समाप्त नहीं हुई थी, तो आंसर होगा इसका डी। अब देखेंगे यहाँ पर इन्होंने ना एक पागा होती थी, इनके यहाँ पे एक पागा होती थी जिसमें करीब 30 से लेकर 40,000 तक के घोड़े जो होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, इसे पागा कहा जाता था। एक अस्थाई सहायक सेना होती थी जिसे सिलहदार कहा जाता था, और जो जागीर थी, जागीर को क्या कहा जाता था, मोकाशा जागीर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99।
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा के बारे में पूछा हुआ है, गढ़ी के ऊपरी भाग में विशाल स्मारकीय संरचनाएं जैसे शासक का महल मिल सकती हैं। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाइए भैया, यहाँ पे हड़प्पा में ना तो मंदिर मिले हैं ना शासक के महल मिले हैं, तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा? अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये विशेषता, महल मिलने की विशेषता कहाँ? मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यताएं थी वहाँ पे ये सब महल मिलने की संभावना है, या फिर वहाँ पे महल मिले भी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नगर के निचले हिस्सों में भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे, वायु संचार की भी उचित व्यवस्था होती थी। बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासी व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता पर सर्वाधिक बल देते थे। आपने सुना होगा नालियाँ, सड़क, ये सब अच्छा वहाँ पे था। ठीक है। अब यहाँ पर 3 टाइप के भवन मिलते हैं, जैसे कि निवास गृह होता था, एक सार्वजनिक भवन होता था, एक सार्वजनिक स्नानागार होता था, और यहाँ पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार इसकी भी आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में, मखाना फास्ट नट मुख्य रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल और असम के राज्यों में उगाया जाता है। बिल्कुल सही है, ये तो कॉमन सेंस है। मखाना की खेती के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। अब आप कॉमन सेंस देखिए, क्या बिहार में 5 डिग्री टेम्परेचर होता है या 10 डिग्री टेम्परेचर होता है? इस समय उगाया जा रहा है भाई नहीं, इसके लिए जो तापमान की जरूरत है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। तो ये आपका गलत हुआ। एक अगर आपका गलत हुआ तो पढ़ने की जरूरत नहीं, एक सही है और 2 गलत है, आंसर होगा सी। अब देखिए इस बार बजट में क्या है, अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे मखाना बारे में बता देता हूँ। यहाँ से मखाना बोर्ड बनेगा, तो कहाँ पे मखाना बोर्ड बनाया जाएगा? मखाना बोर्ड बनेगा आपका बिहार के अंदर में बनेगा। ठीक है, इसमें बजट 2024-25 में 24-25 में कितना एलोकेशन किया गया है? 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? यूरेल फेरोक्स, और वैसे इसको अभी कह दिया जाता है प्रिकली वाटर लिली। ये भी पूछा जा सकता है। कैसी फसल है? ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फसल है। कैसी मिट्टी की जरूरत होती है? दोमट प्लस चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। कैसी है? एक्वाटिक फसल है, यानी कि पानी के अंदर होती है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी चाहिए? 5.5 से लेकर 7.5 होनी चाहिए। आर्द्रता कितनी चाहिए भाई? यानी कि ह्यूमिडिटी की इसको 50 से लेकर 90% की ज़रूरत होती है। इसको रेन कितनी चाहिए? वर्षा। ये भी ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, अभी मैं आपको रिपीट कराऊंगा। 100 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और इसका 90% प्रोडक्शन कहाँ होता है? बिहार के अंतर्गत होता है। अदर स्टेट कहाँ पे हैं? देखिए, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी ये होता है, और आपको हद मानेंगे राजस्थान में भी होता है, एमपी में भी मणिपुर में ये होता है, त्रिपुरा में होता है, आसाम में होता है, उड़ीसा में होता है, एमपी में भी होता है और यूपी में भी होता है। इसमें क्या होता है? नर्सरी में इसके बीज तैयार किए जाते हैं, यानी कि पहले उसके नर्सरी में एक बीज तैयार किए जाते हैं, उसके बाद बोए जाते हैं। 2022 में मिथिला जो मखाना है, मिथिला मखाने को जीआई टैग दिया गया था। अब इसमें से क्यों, और इसे क्या कहा जाता है? सुपर फूड कहा जाता है। ठीक है, सुपर फूड कहा जाता है। इसमें से जो टोटल जो 9 अम्लीय एसिड होते हैं, ठीक है, तो उसमें से इसमें से 5 मिलते हैं, तो यहाँ पे 9 में से 5 यहाँ पे अम्लीय एसिड मिलते हैं। इसमें कितना 10% प्रोटीन होता है यहाँ पे, और इसको टाइम कितना लगता है? 4 से 5 माह लगते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो अदर सुपर फूड क्या है, तो ये हो गया। अब अदर सुपर फूड की बात करते हैं, अदर कौन कौन से होने वाले? तो अदर सुपर फूड में आप देखेंगे जैक फ्रूट। ठीक है, तो मैं नाम ले देता हूँ, जैक फ्रूट, मोरिंगा, टर्मरिंड होता है, टर्मरिक होता है और गार्लिक होता है। ये अदर सुपर फूड होते हैं आदि। अब हम इसको अगेन रिपीट कर लेते हैं। देखिए, मखाना मोड़ बिहार में बनेगा। कितना बजट में एलोकेशन हुआ है? 100 करोड़ रुपए का हुआ। बॉटनिकल नेम क्या है? यूरेल फेरोक्स है। प्रिकली वाटर लिली भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फसल है। दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। 5.5 से लेकर 7.5 मखाने के पीएच वैल्यू की आवश्यकता होती है। नर्सरी में इसके बीज तैयार होते हैं। ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए? 50 to 90% चाहिए। रेन कितनी चाहिए? 100 to 250
सेंटीमीटर की रेन की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, एमपी और यूपी में भी इसकी फसल की जाती है, लेकिन 90% अकेले ये बिहार में होता है। 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। इसमें 5 में से 9 में से 5 अमीनो एसिड होते हैं। अम्लीय अमीनो एसिड जो है वो होते हैं। 10% इसमें प्रोटीन मिलता है और 4 से 5 मंथ की ये फसल होती है। आई होप आप लोग इसको क्लियरली समझे होंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर कीजिए चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।